हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हमारा उपसह संयोजक यौगिक का लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में हम उपसह संयोजक यौगिकों में त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में संरचनात्मक समावयवता कंप्लीट कर ली है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और साथ में बच्चों, इस पूरे चैप्टर के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से लिखा हुआ ही सही रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमें त्रिविम समावयवता पढ़नी है। तो देखो, समावयवता का सीधा सा अर्थ है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन गुणधर्म अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रक्रम को हम समावयवता कहते हैं। अब बच्चों, उपसह संयोजक यौगिक दो प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक तो संरचनात्मक। तो संरचनात्मक समावयवता का मतलब क्या होता है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना अलग अलग होती है। जबकि त्रिविम समावयवता का मतलब कि वे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान। तो देखो, समावयवता कैसी भी हो, अणुसूत्र हमेशा समान होगा। कि वे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था, या फिर आप बोल सकते हो आकाशीय व्यवस्था, लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग होती है, तो हम उन्हें त्रिविम समावयवी बोलते हैं। और इस प्रक्रम को त्रिविम समावयवता बोलते हैं। आगे बच्चों बात समझ में, तो देखो इसके बारे में लिख लेते हैं कि वे उपसह संयोजक यौगिक, वे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन, केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंडों की, मतलब लिगेंड अलग अलग तरह से जुड़े रहेंगे। आकाशीय व्यवस्था यानी कि त्रिविमीय व्यवस्था अलग होगी। लिगेंडों की त्रिविमीय या फिर आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो बच्चों, जैसे ही हम एग्जांपल्स करेंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं उन्हें? हम त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। वह यह परिघटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। त्रिविम समावयवता कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब देखो, त्रिविम समावयवता हमें दो प्रकार की पढ़नी है ना? दो प्रकार की होती है वैसे। एक तो ज्यामितीय समावयवता और एक प्रकाशिक समावयवता। ठीक है बच्चों, एक तो ज्यामितीय समावयवता और एक प्रकाशिक समावयवता। तो फर्स्ट हम ज्यामितीय समावयवता स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना, फर्स्ट अपनी कौन सी त्रिविम समावयवता है? ज्यामितीय समावयवता। फर्स्ट अपनी आती है बच्चों ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता। तो देखो, दोनों की डेफिनेशन सेम है, ठीक है ना? कि त्रिविम समावयवता वाली डेफिनेशन आप इसमें भी यूज कर सकते हो कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन लिगेंडों की केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर व्यवस्था क्या होती है? अलग अलग होती है। उन्हें हम ज्यामितीय समावयवी बोल सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात बच्चों यह जो है उसे हम समपक्ष विपक्ष समावयवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समपक्ष विपक्ष समावयवता। ध्यान देना बच्चों, क्या बोलते हैं? समपक्ष विपक्ष समावयवता। अब समपक्ष को हम सिस और विपक्ष को ट्रांस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना? तो कई बार सिस ट्रांस नाम लिखा हुआ भी आता है। तो समपक्ष का मतलब है सिस और विपक्ष का मतलब है ट्रांस।
ठीक है ना बच्चों। तो कभी कई कई बार ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। समपक्ष या सिस का मतलब क्या है। देखो समपक्ष या फिर सिस का मतलब क्या है, दो समान लिगेंडों के बीच में, ध्यान देना बच्चों, दो समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। जैसे ही एग्जांपल करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक बार ध्यान से सुन लो बस। समपक्ष का मतलब कितने डिग्री का कोण होगा, दो समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का। और विपक्ष का मतलब बच्चों, विपक्ष या फिर हम ट्रांस भी बोल सकते हैं, तो दो समान लिगेंडों के बीच में, दो समान लिगेंडों के बीच 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है ना बच्चों, मतलब विपक्ष का मतलब एक दूसरे के एंटी 180 डिग्री पर, और समपक्ष का मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री, दो समान लिगेंडों के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि ज्यामितीय समावयवता हेटेरोलेप्टिक संकुल प्रदर्शित करते हैं। ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता हेटेरोलेप्टिक संकुल प्रदर्शित करते हैं, कहने का मतलब वे संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड होंगे। जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड होंगे ना बच्चों, वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसका अपवाद भी है, तो वो तो हम बाद में लास्ट में पढ़ेंगे। तो समझ गए ना। तो ये बात आप याद रखना कि हेटेरोलेप्टिक संकुल ही ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे। होमोलेप्टिक संकुल यानी जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड हो, वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चों, एग्जांपल्स करेंगे ना तो आप अपने आप समझ जाओगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम ज्यामितीय समावयवता स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपसह संयोजन संख्या 4 में। ठीक है, तो उपसह संयोजन संख्या 4 में हम ज्यामितीय समावयवता स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों अगर उपसह संयोजन संख्या 4 होगी तो उससे कितनी ज्यामिति पॉसिबल है, दो प्रकार की ज्यामिति पॉसिबल है। ध्यान देना बच्चों, उपसह संयोजन संख्या 4 यानी कि आपके उपसह संयोजक यौगिक में 4 उपसह संयोजक बंद है, तो कितनी ज्यामिति बन सकती है, दो। एक तो चतुष्क फलकीय, कौन सी बच्चों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना इसको। एक तो चतुष्फलकीय, एक वर्गीय समतलीय। अब बच्चों ध्यान रखना कि चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। केवल कौन करेंगे, उपसह संयोजन संख्या 4 में वर्गीय समतलीय संकुल। उपसह संयोजन संख्या 4 होती है, उसमें दो प्रकार की ज्यामिति पॉसिबल है, एक तो चतुष्फलकीय और एक वर्गीय समतलीय। ठीक है ना। चतुष्फलकीय प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो ज्यामितीय समावयवता के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि दो समान लिगेंडों के बीच में 90 और 180 का कोण होना चाहिए ना। लेकिन चतुष्फलकीय में तो देखो एंगल ही देखो 109 डिग्री 28 मिनट ये होता है, एंगल ही मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये प्रदर्शित कर ही नहीं सकते। और ध्यान रखना चतुष्फलक की चारों स्थितियां समान होती है, तो वह कोई भी समावयवता प्रदर्शित, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। आगे ना बच्चों, और सिंपल आप इतना ही याद रखो ना कि ज्यामिति के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन कौन सी है, ये कि दो समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का कोण है तो वो समपक्ष हो जाएगा, और 180 डिग्री का कोण है तो वो विपक्ष हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो कोण ही वो नहीं है, कोण ही अलग है, इसका मतलब चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे, केवल वर्गीय समतलीय संकुल, क्योंकि इसमें देखो 90 डिग्री तो ये करेगा जबकि ये नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कोण मैच नहीं हो रहे ना, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि ये वाला चतुष्फलकीय जो संकुल होगा वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। आगे बच्चों बात समझ में। अब हम उपसह संयोजन संख्या 4 में वर्गीय समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता देखते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान रखना, मैं केंद्रीय धातु परमाणु को M से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा, M से। उदासीन लिगेंडों को मैं A और B से डिनोट करूंगा। यह बात याद रखना कि केंद्रीय धातु परमाणु को हम M से डिनोट करेंगे
उदासीन लिगेंडों को ए और बी से और ऋणात्मक लिगेंडों को एक्स और वाई से। तो ये बात आपको बार बार बतानी नहीं पड़े, याद होगी ना कि केंद्रीय धातु परमाणु को एम, ठीक है, उदासीन लिगेंडों को ए और बी से और ऋणात्मक लिगेंडों को एक्स और वाई से हम प्रदर्शित करते हैं। और अब हम ज्यामितीय समावेशिता स्टार्ट करते हैं। अब एग्जांपल्स आएंगे बच्चों, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है, 100% आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो हम ज्यामितीय समावेशिता पढ़ रहे हैं बच्चों वर्गीय समतलीय संकुलों में, यानी कि हम ज्यामितीय समावेशिता पढ़ रहे हैं उपसह संयोजन संख्या 4 में। और बच्चों अपना फर्स्ट टाइप जो आता है वो है M(A2)(X2)। अब इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब क्या है। M का मतलब तो केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, और A2 का मतलब इसके पास दो उदासीन लिगेंड है। क्या है? दो उदासीन लिगेंड है, ठीक है, और दोनों सेम है। और X2 का मतलब इसके पास दो ऋणात्मक लिगेंड है और दोनों सेम है। तो बच्चों इसका यह एग्जांपल बैठ रहा है क्या? देख के बताना जरा कि PTNH3 और Cl2 बैठ रहा है क्या? बताओ, बैठ रहा है। तो समपक्ष विपक्ष बनाते हैं। तो बच्चों देखो आपको पता है कि वर्गीय समतलीय संकुल आपको बनाना है, तो पहले ही आप ऐसे वर्ग बना लो। ये लो हमने वर्ग बना लिया ना। और आपको पता है कि ये जो एंगल है सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो दो सेम, यानी कि आपने दो क्लोरीन तो यहां पर रख दिए और दो अमोनिया यहां पर रख दिए। तो सेम के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 का है ना। तो ये समपक्ष हो गया। क्या हो गया बच्चों? समपक्ष या फिर सिस, ठीक है ना। अगर दो सेम के बीच में 180 का हो गया, यानी कि ये क्लोरीन आपने यहां लगा दिया और ये दो अमोनिया है आपने यहां पर लगा दी। तो बच्चों सेम के बीच में कितनी डिग्री का कोण हो गया? 180 का हो गया ना। देखो देख लो 180 का। तो ये क्या हो गया? विपक्ष हो गया। आई कि नहीं बच्चों? बात समझ में आ गई ना। चलो अब नेक्स्ट टाइप, अपना नेक्स्ट टाइप है MAB(X2). अब देखो इसका मतलब समझिए कि M का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, A और B उदासीन लिगेंड है लेकिन दोनों अलग अलग है। X2 का मतलब ऋणात्मक लिगेंड दो है लेकिन दोनों सेम है। तो बच्चों इसका यह एग्जांपल हो सकता है क्या? देख के बताओ। NH3 H2O और Cl2। तो NH3 और H2O उदासीन लिगेंड है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। और Cl2 का मतलब ऋणात्मक लिगेंड, तो दोनों सेम है, तो दो क्लोरीन है। तो बच्चों इसके समपक्ष विपक्ष। तो बच्चों ध्यान रखना ज्यामितीय समावेशिता में केवल हमें दो सेम ही देखने हैं और कुछ नहीं देखना है। तो अगर दो सेम एक ही तरफ आ जाएंगे ना, मतलब 90 डिग्री पर, तो वो क्या हो जाएगा? अब हमें इन दोनों से मतलब नहीं है। चाहे आप NH3 को इधर लगाओ, H2O को ऊपर लगा दो, दोनों Cl अगर 90 पर है ना, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? समपक्ष। तो ये बताओ समपक्ष है कि नहीं है? बताना जरा। समपक्ष है ना। अगर दोनों Cl एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे ना, है ना, हमें केवल समान को ही देखना है। तो इस बार देखो दोनों समान एक दूसरे से 180 पर हो गए ना, तो ये क्या हो गया बच्चों? विपक्ष हो गया। क्या हो गया? विपक्ष। आई कि नहीं? यही बात समझ रहे हो? तो दो टाइप समझ गए ना उपसह संयोजन संख्या 4 में। अब देखो तीसरा टाइप MA2XY। अब बच्चों इसका मतलब यह है कि जो उदासीन लिगेंड है ना वो तो दोनों समान है लेकिन ऋणात्मक लिगेंड अलग अलग है। तो इसका ये एग्जांपल बना लो ना, PTNH3 2Cl(Br). तो देखो ऋणात्मक लिगेंड दोनों अलग अलग हो गए ना, ठीक है। तो समपक्ष विपक्ष, तो हमें तो केवल समान को देखना है। अगर दो समान एक तरफ आ गए मतलब 90 डिग्री पर आ गए ना, अब ये जो असमान है ना उन्हें आप कैसे ही लगाओ, तो ये समपक्ष हो गया बच्चों। क्या हो गया बच्चों? समपक्ष। अगर दोनों समान अलग अलग हो गए, यानी कि एक NH3 यहां पर एक यहां पर और ये Cl(Br) कैसे ही लगाओ आप, तो बच्चों ये क्या हो गया? विपक्ष हो गया। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसका चौथा टाइप और सबसे डेंजर टाइप, इसे ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान रखना। MAB2 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब देखो इस ब्रैकेट का मतलब क्या समझना। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया AA
और ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट लगते ही आपको यह समझ आना है कि यह एक द्विदंतुक लिगेंड है, और ए का मतलब है कि ऐसा द्विदंतुक लिगेंड है जिसमें दोनों दाता परमाणु समान है। जैसे इसका एग्जाम्पल EN हो सकता है। EN का मतलब एथाइलिन डाइएमीन। तो ये देखो इसमें दोनों दाता परमाणु नाइट्रोजन है ना। और AB का मतलब क्या है बच्चों की, इसमें दोनों है तो ये द्विदंतुक लिगेंड क्योंकि ब्रैकेट है, लेकिन इसमें दोनों दाता परमाणु अलग अलग है। जैसे इसका एग्जाम्पल ग्लाइसिनेटो हो सकता है। जैसे ग्लाइसिनेटो ये होता है ना, देखो एक दाता परमाणु ऑक्सीजन है और एक दाता परमाणु नाइट्रोजन, दोनों दाता परमाणु अलग अलग है ना, तो इसका मतलब ये हो सकता है। तो देखो बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या करे, तो बच्चों ध्यान देना जरा, ये एग्जाम्पल बैठ रहा है क्या, PTGLY2। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि एक GLY 2 लोन पेयर देता है, तो 2 GLY मतलब ग्लाइसिनेट जिसे हम बोलते हैं, और लिगेंड का नाम है ग्लाइसिनेट 2। ठीक है, वैसे नाम होता है ग्लाइसिनेट क्योंकि ग्लाइसिन से H निकल गया तो वो ग्लाइसिनेट, लेकिन लिगेंड के रूप में ग्लाइसिनेटो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ग्लाइसिनेटो। तो ये बातें तो आप नामकरण में पढ़ चुके हो बच्चों। ठीक है, तो 4 उप सहसंयोजन संख्या 4 हुई ना, क्योंकि एक ग्लाइसिनेट 2 लोन पेयर, तो 2 कितने देंगे, 4 यानी कि वर्गीय समतलीय। तो पहले आप वर्ग बना लो, ये लो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये बच्चों हमने वर्ग बना लिया। अब इसमें एक दाता परमाणु तो होता है नाइट्रोजन, देखो ऐसा होता है, ये एक दाता परमाणु तो होता है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, तो मैंने यहां पर नाइट्रोजन लिख दिया। ठीक है बच्चों, और ये CH2 और C डबल बॉन्ड O, और एक होता है ऑक्सीजन, देख लो। अब इधर मैंने नाइट्रोजन रख दिया CH2 C डबल बॉन्ड O और O। तो बच्चों दोनों दाता परमाणु समान एक तरफ है ना, देखो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन 90 डिग्री पर है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन 90 डिग्री पर है, तो ये हो गया बच्चों समपक्ष। क्या हो गया, समपक्ष। अब इसका विपक्ष बनाते हैं, देखो इसके नीचे बना देता हूं, देखो छोटा सा है ना, वर्ग बनाओ, बना दिया वर्ग। इसको सेम रख लो कि ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर वाले को उल्टा कर दो, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O। इस बार देखो दोनों नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 180 पर, दोनों दाता परमाणु एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर आ गए ना, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो बच्चों इस बार ये क्या हो गया, विपक्ष। तो बच्चों उप सहसंयोजन संख्या 4 में ज्यामितीय समावयवता आई कि नहीं आई, समझ में बता दीजिए, आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों, अब देखो उप सहसंयोजन संख्या 6 में हम ज्यामितीय समावयवता पढ़ते हैं। ध्यान से समझनी है बच्चों आपको, उप सहसंयोजन संख्या 6 में, तो बच्चों उप सहसंयोजन संख्या 6 में की जो ज्यामिति होती है वो एक ही होती है, और वो होती है अष्टफलकीय। कैसी ज्यामिति होती है बच्चों, अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। ठीक है, अब पहले ये अष्टफलकीय ज्यामिति देख लो कैसे बनती है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये हमारे पास बुक है, इसके 4 कोने हैं, तो इसको आपको वर्ग मानना है। क्या मानना है, वैसे तो ये वर्ग नहीं है, आयत है, लेकिन इसे आपको क्या मानना है, वर्ग मानना है। मान लिया, इसके बीचों बीच केंद्रीय धातु परमाणु को मानना है, मान लिया। तो इन 4 कोनों पर 4 लिगेंड लगे हुए, जैसे ये लो, ये लो, ये 4 कोने हो गए ना, एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, तो ये अष्टफलकीय ज्यामिति हो गई। आई कि नहीं आई, समझ में आ गई ना। अब देखो अष्टफलक यानी कि 8 फलक कैसे होती है वो देखो, इसको क्यों अष्टफलकीय बोलते हैं। तो बच्चों देखो ऊपर एक लिगेंड लगा हुआ है ना, लगा हुआ है ना, ध्यान देना, ऊपर एक लिगेंड लगा हुआ है। ठीक है, अब 8 फलक दिखाता हूं, तो देखो ये 2 लिगेंड और ये लिगेंड, इसको आप ऐसे जोड़ोगे, एक फलक बन गई ना। ये लिगेंड और ये 2 लिगेंड आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, दूसरी फलक। ये लिगेंड और ये 2 लिगेंड आपस में ऐसे जुड़ेंगे, तीसरी फलक। ये ऊपर वाला लिगेंड और ये 2 लिगेंड ऐसे, चौथी फलक। तो ऊपर एक गुंबद सा बन गया ना, देखो ऐसे, एक इधर से दूसरा, इधर से तीसरा और इधर से देखो चौथा, 4 फलक दिख गई ना। ऐसे नीचे 4 फलक, देखो नीचे लिगेंड है तो एक फलक,
इधर वाली से देखो ये दूसरी, उससे ये तीसरी और इधर से ये चौथी, तो चारों फलक दिख गई ना आपको। तो इसलिए हम इसे अष्टफलकीय बोलते हैं, 4 फलक ऊपर और 4 फलक नीचे। ठीक है बच्चों, तो अष्टफलकीय ज्यामिति तो आ गई होगी आपके समझ में कि क्यों इस ज्यामिति को हम अष्टफलकीय ज्यामिति कहते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, अब हम उपसह संयोजन संख्या 6 में ज्यामितीय समावता पढ़ते हैं, और आपको पता है कि जितनी भी ज्यामितियां होगी वो सारी अष्टफलकीय बनेगी। और अष्टफलकीय कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया है। तो फर्स्ट टाइप आता है MA4 अक्ष 2, या फिर M, इसको ऐसे भी लिख सकते हो A2 अक्ष 4। दोनों में बच्चों बस अंतर इतना है कि इस वाले में जो उदासीन लिगेंड ना वो 4 होंगे और ऋणात्मक लिगेंड 2। इस वाले में उदासीन लिगेंड 2 होंगे और ऋणात्मक लिगेंड 4 होगी। लेकिन ज्यामितियां तो वैसी की वैसी बनेगी ना बच्चों, तो ध्यान रखना। तो इन दोनों को एक साथ ही बता रहा हूं। तो इसका एग्जांपल ये बैठ सकता है क्या बच्चा, देखो CO NH3 4 Cl2। ठीक है ना, ऊपर एक प्लस लगा दो, ये लो। आगे बच्चों बात समझ में। देखो उदासीन लिगेंड 4 है, ऋणात्मक लिगेंड कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2। या फिर इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हो, CO NH3 का 2 Cl4। इस बार देख लो, उदासीन तो 2 है और ऋणात्मक 4 है, इस पर एक माइनस आएगा। तो दोनों की ज्यामितियां तो सेम ही तो बनेगी। तो ये देख लो बच्चों, अब समपक्ष और विपक्ष देखते हैं और ध्यान से आपको समझना है। तो बच्चों देखो, तो कोबाल्ट है केंद्रीय धातु परमाणु। तो आपको पता है कि अष्टफलकीय ज्यामिति बनानी है तो पहले ही बना लो। 4 तो ऐसे वर्ग के रूप में बना लो, ये लो। ठीक है ना बच्चों, एक ऊपर और एक नीचे, अष्टफलकीय ज्यामिति तो बन गई ना। अब हमें देख समपक्ष बनाना है। तो बच्चों ये जो आपको 2 ऋणायन दिख रहे हैं, 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, या फिर उधर 2 अमोनिया दिख रहे हैं ना, इनको 90 पर लगा दो। तो मैं एक क्लोरीन को यहां पर लगा देता हूं और एक क्लोरीन को यहां पर। तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हुए कि नहीं हुए। सिंपल सी बात है। देखो देखो आपको, देखो ये वाला जो कोना है ना, ये है, ये वाला कोना है, ये है। तो इसको हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, ऊपर एक Cl लगा हुआ है, एक Cl यहां पर है, तो 90 डिग्री का ही तो कोण हुआ है ना। ऊपर वाला जो लिगेंड होता है ना बच्चों, वो इन चारों लिगेंडों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि यहां और ये, मतलब ये कोण 90 का होगा, ये कोण भी 90 का होगा, ये कोण 90 का होगा, और ये कोण भी कितने डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। क्योंकि देख लो ना आप, इस लिगेंड और उस ऊपर वाले लिगेंड की बात करें तो 90 का है, ये वाला भी 90 के साथ है, ये वाला चारों के साथ 90 डिग्री का ही तो कोण है। आगे ना बात समझ में। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो आपको कोण दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री का है, और 90 पर 2 समान आते ही बच्चों कौन सी ज्यामिति बनती है, समपक्ष बनती है। क्या बनती है, समपक्ष बनती है। अब 4 जो NH3 दिख रहे हैं तो वो बाकी की 4 स्थितियों पर लगा दो, ये लो। आगे क्या समझ में आ गया। चलो अब देखो 90 पर है, इसका मतलब समपक्ष, और 180 पर हो जाएगा। तो ये देखो, पहले आप वर्ग बनाओ, ये लो बना दिया वर्ग। अब एक Cl ऊपर है और दूसरा Cl नीचे लगते ये 180 डिग्री का कोण हो गया। इसका मतलब ये विपक्ष बन गया। क्या बन गया बच्चों, विपक्ष। और 4 NH3 बाकी की 4 स्थितियों पर लगा दो। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या देखना है, जो 2 होंगे ना, चाहे वो ऋणात्मक लिगेंड हो चाहे वो क्या हो, उदासीन लिगेंड हो, तो इनमें से जो 2 लिगेंड होंगे ना उनको देखना है हमें, 4 वालों को नहीं देखना है। किनको देखना है, 2 को। तो एक टाइप आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आ गया ना। अब बच्चों देखो दूसरा टाइप पढ़ते हैं। तो देखो दूसरा है MA3 अक्ष 3। क्या है दूसरा, MA3 अक्ष 3। दूसरा है MA3 अक्ष 3। इसका मतलब उदासीन लिगेंड 3 है और ऋणात्मक लिगेंड भी कितने हैं, 3 है। तो इसका एग्जांपल ये बैठ रहा है, देखो CONH3 का 3 और Cl3। ठीक है ना, इस पर कोई चार्ज होगा नहीं क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या +3 होती है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि ज्यामिति तो अष्टफलकीय बननी है। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या 6 में ज्यामिति बच्चों अष्टफलकीय बननी है।
ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें समपक्ष विपक्ष के साथ एक नाम और आता है, फलकीय और रेखांशिक। अब देखो फलक हमें देखनी है बच्चों, ध्यान देना जरा, हमने फलक ऐसे तो मानी थी, ऊपर लिगेंड है और ये दो लिगेंड, अगर ये एक फलक हो गई, ऊपर वाला लिगेंड और ये दो लिगेंड, दूसरी फलक, ऊपर वाला लिगेंड और ये दो लिगेंड, तीसरी फलक, ऊपर वाला लिगेंड और ये आपकी तरफ वाले दो लिगेंड, चौथी फलक। अगर मैं एक लिगेंड यहां पर रख दूं बच्चों, ध्यान देना, एक लिगेंड मैं यहां पर रख दूं, एक यहां पर और यहां पर रख दूं, तो ये तीनों लिगेंड एक ही फलक पर हुए ना, देख लो। अगर मैं एक लिगेंड यहां पर, मतलब ऊपर वाला लिगेंड और दो लिगेंड यहां पर रख दूं, तो ये भी एक ही फलक पर हुए, ये वाले भी एक ही फलक पर हुए, ठीक है। अब आप देख करके बताओ, अगर मैं NH3 को यहां पर रख देता हूं, तो बताओ ये तीनों NH3 एक ही फलक पर नहीं है क्या? देखो ऊपर वाला NH3 ये रहा, और ये दोनों NH3, ये NH3 है और ये NH3 है, तो ये तीनों एक ही फलक पर है ना। और बाकी के जो Cl होंगे ना, वो भी एक ही फलक पर है, यानी कि दो Cl तो यहां पर है और एक Cl नीचे है, तो एक ही फलक पर हुए ना। तो बच्चों इन्हें हम समपक्ष, और ये दूसरा जो नाम है ना बच्चों, ये फलकीय, ये बहुत पूछा जाता है, ये फलकीय समावयवी है। तो फलक का मतलब तो समझ गए ना, कि एक ही फलक पर, कि ऊपर वाले जो तीन NH3 है वो भी एक फलक पर, ऊपर वाली फलक पर है, जबकि ये जो तीन Cl है वो नीचे वाली फलक पर है। दोबारा देखो Cl, एक Cl और दूसरा Cl, देखो एक Cl यहां पर लगा हुआ है, एक यहां पर लगा हुआ है, एक Cl नीचे है, तो एक फलक हो गई ना, तो फलक पर लगे हुए। ऊपर वाले देखो, एक NH3 यहां पर, एक NH3 यहां पर, एक ऊपर, तो ये भी तीनों एक ही फलक पर हुए, ठीक है बच्चों। अब देखो इनमें से आप एक भी चेंज कर दोगे ना, तो फिर फलक पर नहीं रहेंगे। देखो अगर आप इनमें आपने ये चेंज कर दिया, जैसे NH3 को है ना आपने यहां और यहां के साथ यहां पर लगा दिया, अब तीनों एक ही फलक पर नहीं है, क्योंकि एक फलक के लिए या तो ये NH3 यहां पर होना चाहिए था या फिर यहां पर होना चाहिए था, लेकिन अब फलक पर नहीं है। और ऐसे ही नीचे वाले भी, मतलब ये भी फलक पर नहीं है, क्योंकि फलक के लिए दो पास पास की पोजीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पास पास की पोजीशन, लेकिन यहां पर पास पास की पोजीशन नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो, आपको पता भी चल गया कि कैसे फलक की होता है, तो फलक की नहीं है ना, इसका मतलब इन्हें हम बोलेंगे विपक्ष या फिर रेखांशिक। क्या बोलेंगे? रेखांशिक समावयवी। तो बच्चों यहां से ना उपसय संयोजन संख्या 6 में यहां से पूछा जाता है। आ गई क्या बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान से समझना बच्चों। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टाइप आता है MaA2X2। इसका मतलब क्या है कि इसमें दो तो क्या है, ऋणात्मक लिगेंड, और दो क्या है, द्विदंतुक लिगेंड। अब एक द्विदंतुक लिगेंड 2 लोन पेयर देता है, तो दो द्विदंतुक लिगेंड 4 लोन पेयर, और दो ऋणात्मक है ये, तो उपसय संयोजन संख्या 6 हो गई। इसका मतलब ज्यामितीय अष्टफलकी होगी, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल ये बैठ रहा है क्या बच्चों, देखो जरा, COEN2 और Cl2, और यहां पर प्लस होगा। और बच्चों ध्यान रखना, यहां पर AA का मतलब है कि द्विदंतुक लिगेंड है और दाता परमाणु दोनों क्या है, सेम है। आगे बात समझ में। तो देखो अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, तो पहले अष्टफलकीय ज्यामिति बना लो आप, ठीक है ना। ये लो अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, ठीक है। अब देखो हमें दो समान ऋणात्मक लिगेंडों को 90 डिग्री पर रख देना है, तो ये वाली पोजीशन और ये वाली 90 है, यानी कि समपक्ष तो बन गया। ये पहले दोनों को हमने 90 पर रख दिया, समपक्ष बन गया ना। अब EN को रख दो, तो बच्चों एक तो ये दो पोजीशन खाली है और ये दो पोजीशन, और आपको पता है कि EN 2 लोन पेयर देता है, तो कितनी स्थितियों पर लगेगा, EN 2 पर लगेगा। कैसे लगेगा? ये EN 2 लोन पेयर देता है, तो एक तो यहां से और एक यहां से। अब एक EN ये रहा, एक यहां पर और एक यहां पर, तो ये बच्चों क्या हुआ, समपक्ष हो गया। अब देखो विपक्ष बनाते हैं, तो आपको पता है कि पहले तो हमें वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है, बना लिया, वर्ग बना लिया। अब एक ऊपर और एक नीचे, अगर ये दोनों Cl यहां पर लग जाएंगे एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर, तो वो विपक्ष तो बन ही जाएगा ना, ठीक है। तो अब EN लगा दो, दो ये स्थितियां खाली है, दो ये स्थितियां खाली है, तो एक तो EN ये रहा और एक EN ये रहा।
आई कि नहीं बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अब बच्चों अपनी नेक्स्ट प्रकाशिक समावयवता आती है, तो वो पढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना, प्रकाशिक समावयवता। तो बच्चों अपनी दूसरी त्रिविम समावयवता है प्रकाशिक समावयवता। कौन सी है? प्रकाशिक समावयवता। समावयवता तो बच्चों नाम में देखो प्रकाश है ना, यानी कि इस समावयवता में प्रकाश का रोल होगा। ध्यान से सुनो, वह समावयवी, ध्यान से सुनना, वह समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है उसे हम प्रकाशिक समावयवी या फिर ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। अब समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, यह कैसे घुमाता है बच्चों, वो सीखो। देखो कोई भी स्रोत हो, है ना, ये मान लो प्रकाश का स्रोत है, तो इससे निकला हुआ प्रकाश सभी ओर जाएगा ना। जैसे मान लो कमरे के बीच में हम बल्ब जलाते हैं, तो कमरे के सभी कोनों में उसकी रोशनी होती है ना। ये थोड़ा ना होता है कि एक कोने में ज्यादा है और एक कोने में कम है, ऐसा नहीं होता ना। तो किसी भी स्रोत से निकला हुआ प्रकाश चारों दिशाओं में जाता है, यानी उसका तल निश्चित नहीं होता। लेकिन उस प्रकाश को जब हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं ना, किससे गुजारते हैं बच्चों? निकोल प्रिज्म से। किससे गुजारते हैं? निकोल प्रिज्म से। तो उस प्रकाश का तल एक ही ओर हो जाता है, यानी कि वो प्रकाश अब ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। इस निकोल प्रिज्म के एंगल इस टाइप से सेट होते हैं कि उस प्रकाश का तल एक ही ओर हो जाता है। इस प्रकाश को बच्चों हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। इस प्रकाश को क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। तो सिंपल, अगर समतल ध्रुवित प्रकाश की बात हो ना, तो सिंपल इतना याद रखो, निकोल प्रिज्म से निकला हुआ प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक है। अब वह यौगिक, ध्यान देना, प्रकाशिक समावयवियों की ओर बढ़ रहे हैं हम। वह यौगिक जो इस प्रकाश को, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाता है ना, उसे हम ध्रुवण घूर्णक क्या बोलेंगे बच्चों? ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या बोलेंगे? ध्यान से यहां पर समझ लो, नोट्स आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से लिख लेना। यहां पर समझो कि वह यौगिक जो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाता है, घूर्णित करता है, उसे हम ध्रुवण घूर्णक यौगिक या फिर प्रकाशिक समावयवी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए, यानी कि ऐसे घुमाए, यानी कि इसको ऐसे कर दे, देखो, वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घुमाए या फिर घड़ी की सुई की दिशा में घुमाए, उसको हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डी या फिर प्लस, ठीक है बच्चों। और वह यौगिक जो इसको वामावर्त घुमाए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी कि इस टाइप से, देखो इस टाइप से, उसे हम क्या बोलते हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक। क्या बोलते हैं बच्चों? वाम ध्रुवण घूर्णक। लीवो रोटेटरी, यहां पर डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी या फिर एल या फिर माइनस। तो प्रकाशिक समावयवी तो पता चल ही गए कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करते हैं ना, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करते हैं, प्रकाशिक समावयवी या फिर ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो डी और एक एल। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या फिर वाम ध्रुवण घूर्णक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घुमाते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं, उन्हें हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और जो वामावर्त घुमाते हैं, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाते हैं, उन्हें हम वाम ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। कहने का मतलब बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आगे बात समझ में, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं होते, है ना। ये बातें तो आपको एग्जाम्पल में पता चलेगी। कैसे? देखो दर्पण प्रतिबिंब कैसे होते हैं, जैसे ये हाथ है, ठीक है आपको, तो इस हाथ का दर्पण प्रतिबिंब ये हाथ है, क्योंकि आप दर्पण के आगे इसको रखोगे ना, तो ऐसा दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो है,
एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। अब इसको आप इस पर रखोगे ना तो देख लो अध्यारोपित हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसका अंगूठा इधर है और इसका अंगूठा इधर है, तो अध्यारोपित नहीं हो सकते ना। इसलिए इन्हें हम प्रतिबिंब समावयवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबिंब समावयवी। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब समावयवी। तो आपसे कोई पूछे कि प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे? वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते, उन्हें हम प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। और उन्हें हम कायरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कायरल बोलते हैं। तो बच्चों ये सारी बातें तो हम त्रिविम रसायन में पढ़ते हैं, और वो तो चैप्टर अपना यूनिट ही अलग है वो तो, ठीक है ना। तो जो जो बातें आपको बता रहा हूं तो वो पकड़ लेना, क्योंकि हमें तो 3-4 एग्जांपल्स तो करने हैं, पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो दोबारा आपको थोड़ा सा इसका रिवीजन करवा देता हूं कि प्रकाशिक समावयवी यानी कि वह यौगिक, वह उपसहसंयोजक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित कर देता है, उसे हम ध्रुवण घूर्णक या फिर प्रकाशिक समावयवी बोलेंगे। 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिण और वाम ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाता है, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है। और वाम ध्रुवण घूर्णक का मतलब जो समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त घुमाता है, यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। इसीलिए तो प्रतिबिंब रूप होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रतिबिंब रूप होते हैं। एक दक्षिणावर्त घुमाएगा और दूसरा वामावर्त घुमाएगा, ठीक है बच्चों। तो जनरल इंट्रोडक्शन प्रकाशिक समावयवता का आया कि नहीं आया समझ में? कि आपको 2 प्रकार के प्रकाशिक समावयवी बनाने हैं, एक तो डी और एक एल, ठीक है। एक को डी लिखो और उसके आगे दर्पण लगाओ, उसका उल्टा बना दो, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? एल हो जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान देना बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट है MAA2X2। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसमें एक तो द्विदंतुक लिगेंड है और 2 उदासीन लिगेंड है, एक दंतुक और 2 ऋणात्मक लिगेंड है। तो इसका एग्जांपल ये बैठ रहा है क्या? ध्यान देना जरा। COEN और NH3 और Cl2 और ऊपर एक प्लस, ठीक है। तो उपसहसंयोजन संख्या 6 में ही पढ़ना है, उपसहसंयोजन संख्या 4 में हमें प्रकाशिक समावयवता नहीं पढ़नी है, उपसहसंयोजन संख्या 6 में ही पढ़नी है। तो देखो अष्टफलक आपको बनाना है, तो ये लो हमने अष्टफलक बना लिया ना बच्चों, ध्यान देना। तो 2 NH3 और 2 Cl लगा दो, ये लो हमने 2 NH3 और 2 Cl लगा दिए। अब एक EN बचा है, वो EN 2 स्थितियों पर आएगा ना, ये लो, ठीक है बच्चों। और इनके बीच में दर्पण लगाओ, दर्पण लगाते ही आपको पता है ना कि दर्पण प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो देखो कैसे बनाओगे? सिंपल, एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो ऊपर NH3 है, नीचे Cl है, ठीक है। तो ये दोनों स्थितियां तो सेम टू सेम रहेगी। अब इसका NH3 इधर है, किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। इसका Cl इधर है, किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये EN इधर है, किधर चला जाएगा? ये ला। तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो है, लेकिन इसको ऐसा का ऐसा उठा करके इसके ऊपर रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें EN इधर है और उसमें EN उधर है, तो अध्यारोपित नहीं होते ना। इसका मतलब ये प्रतिबिंब समावयवी है। अब डी और एल कैसे पहचानोगे? वैसे तो आप किसी को भी DL लिख सकते हो, लेकिन सिंपल ट्रिक याद रखो, अगर ज्यादा समूह है राइट हैंड साइड की तरफ हो तो वो डी रूप। तो इसमें देखो 1 2 3 4, इस साइड कितने हैं? 4 है, बस ये ट्रिक याद रखनी है। और वैसे तो किसी को लिख सकते हो आप। तो ये डी हो गया, क्या हो गया? डी फॉर्म। और इसमें ये इधर है तो ये हो जाएगा एल फॉर्म। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो बस प्रकाशिक समावयवी में आपको दोनों एक दूसरे के उल्टे लगाने, बीच में दर्पण लगाना है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब उल्टा ही होता है, ठीक है ना। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टाइप आता है MAA2X2। तो बच्चों इसका एग्जांपल ये हो जाएगा ना, COEN2Cl2+।
तो बच्चों ये तो ज्यामितीय समावयवता भी प्रदर्शित करता है, तो इसके समपक्ष और विपक्ष दोनों बनाते हैं। तो पहले समपक्ष बनाओ। देखो तो अभी अभी आपने सीखा है समपक्ष कैसे बनाते हैं। 2Cl अगर 90 पर आ गए ना तो वो समपक्ष हो जाएगा। अब ये देखते ही आपने लिख दिया कि इसको ये समपक्ष है। अब En कहाँ लगाओगे, एक तो ये स्थिति खाली, एक ये, तो En के लिए दो स्थितियां चाहिए, एक ये खाली और एक ये लो, तो ये समपक्ष है ना। ठीक है, अब यहां पर बीच में दर्पण लगाओ, लगा दिया। अब इसका उल्टा कर लो, ये लो। पहले तो आप अष्टफलकीय ज्यामिति बनाओ, बना दी। ऊपर वाला Cl, अब इधर Cl है, ये इधर आ जाएगा ना। ठीक है, ये पूरा का पूरा देखो S से है, S से आ जाएगा, और ये इधर है, उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा ग्रुप देख लो, राइट साइड तो D, लेफ्ट साइड तो L, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं बच्चों। ठीक है ना, आई कि नहीं ये बात समझ में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अपना एग्जांपल आता है। अच्छा, इसका ट्रांस देख लेते हैं कि वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है क्या, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ इसका कौन सा ज्यामितीय समावयवी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। तो इसका ट्रांस तो ये होगा ना बच्चों, देखो तो ये Cl दोनों यहां पर लगाते ये ट्रांस हो गया, तो एक En तो ये और एक En ये। अब बच्चों दर्पण लगाओगे ना तो सेम टू सेम ऐसा बनेगा, देख लो। Cl ये ऊपर नीचे वाले चेंज होते नहीं है, ये वाला En इधर आ जाएगा, ये लो, ये वाला En उधर चला जाएगा, तो क्या पता कौन सा किधर गया है, सेम टू सेम बन गया। इसका मतलब सेम टू सेम है, तो ये तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो बच्चों इसका कौन सा ज्यामितीय समावयवी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, समपक्ष वाला। कौन सा बच्चों, समपक्ष वाला। अब बच्चों अपना लास्ट टाइप है MAA का होल थ्राइज, यानी कि इसमें तीनों के तीनों द्विदंतुक लिगेंड है। तो बच्चों ये बैठता है क्या, ध्यान देना जरा, और ये 3+। ठीक है, तो एक En 2 लोन पेयर, तो 3 En 6 लोन पेयर, यानी कि अष्टफलकीय ज्यामिति होनी है। तो ये लो अष्टफलकीय ज्यामिति बना लो। ठीक है, तो 3 En लगाने, और आपको पता है कि एक En 2 पोजीशन लेता है, तो एक तो ये 2 होगी, उसके बाद एक ये और ये हो गई, देखो ये और ये। ठीक है ना, तो ज्यादा इस साइड है तो ये D हो गया। बीच में आप दर्पण लगाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना। तो पहले तो आप अष्टफलक बनाओ। अष्टफलक का मतलब 4 तो ऐसे, एक ऊपर एक नीचे। ये वाला इस साइड है, इस साइड आ जाएगा, ये वाला भी इस साइड है, इस साइड आ जाएगा, और ये वाला इधर है, उधर चला जाएगा। तो बच्चों ज्यादा लेफ्ट साइड तो ये L। तो बच्चों यहां पर समावयवता कंप्लीट हो जाती है। अब हम संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो यदि आज का लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।